हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं BA/BSc सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, पार्ट नंबर 1। प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स, हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो रियल रूट्स के बीच में, किसके, इस इक्वेशन के e⁻x sin x इज इक्वल टू x, इस इक्वेशन के किन्हीं दो रियल रूट्स के बीच में हमें प्रूव करना है कि देयर इज एटलीस्ट वन रूट, कि कम से कम एक रूट होगा किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दो रियल रूट मानेंगे और उनके बीच में प्रूव कर देंगे एक रियल नंबर ऐसा आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, so let alpha comma beta be two real roots of इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन के दो रियल रूट मानेंगे हम। e⁻x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू x, दैट इज, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है e⁻x साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इस इक्वेशन के दो रियल रूट मान लिए, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। अब क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रियल रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर e⁻α sin अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड e⁻β sin बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट fx इज इक्वल टू, fx हम मान लेते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स। सो देयरफॉर f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। कैसे? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का यूज करके हम क्या कह देंगे कि f ऑफ अल्फा आप चेक करेंगे, यहाँ x की जगह अल्फा रखिए तो ये बन जाएगा e⁻α sin अल्फा माइनस अल्फा, और ये पहले रिलेशन से क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली f ऑफ बीटा भी आ जाएगा 0। हम चाहते क्या हैं कि जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो इस फंक्शन fx के लिए, कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा पे। सो लिख देते हैं, नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन fx इन क्लोज इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। अब क्योंकि हम यहाँ रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस है उनको चेक करते हैं। पहली कंडीशन थी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स जो है आपका फंक्शन, यहाँ ये fx जो है, ये रहा fx, कि जो साइन एक्स है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। और x ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि e⁻ sin x भी कॉन्टिन्यूस हो गया, x भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्लियरली fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। भाई fx जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। बी पार्ट में हम डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं। सो नाउ हम f' निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ देखिए f' क्या बनेगा, e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस e⁻x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, विच एग्जिस्ट फॉर ईच रियल नंबर x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। क्योंकि भाई साइन आपका कभी इनफाइनाइट नहीं होता और e⁻x भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा में से आ रहा है x, तो e⁻x भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर होगा ये, और ये किसके लिए होगा, हर एक x के लिए जो अल्फा कोमा बीटा में बिलोंग करती है। सो देयरफॉर fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन सी, ये हमने यहाँ प्रूव ही रखी है, इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 3।
एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा बाय यूजिंग 3, यहां से हमने 3 का यूज कर लिया डायरेक्ट। अब समझिए जरा कि जो f है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। सो देयरफॉर fx सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी कि fx रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, हेंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा सच दैट कि जो f डैश c होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब f डैश x ये रहा हमारे पास, यहाँ x की जगह c रख दीजिए तो ये आ जाएगा देयरफॉर e रेज टू द पावर c sin c प्लस e रेज टू द पावर c cos c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर c कॉमन है, sin c प्लस cos c इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। दोनों तरफ e रेज टू द पावर c से डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये बन गया sin c प्लस cos c इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस c। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट है। यहाँ x की जगह c रख दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, यही रिलेशन आ जाएगा। सो देयरफॉर c is a root of cos x plus sin x is equal to e raised to the power minus x and c आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा में। यानी कि हमने दो रियल रूट लिए थे अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के, और उनके बीच में हमें एक c मिल गया जो रूट बन गया इस इक्वेशन का। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। इफ fx इज ए पोलिनोमियल इन x and f dash x is not equal to 0 anywhere between a and b, मतलब fx तो एक पोलिनोमियल है और f dash x जो है वो कहीं भी 0 नहीं होगा a और b के बीच में। यानी कि अगर हम ओपन इंटरवल a b में से कोई भी पॉइंट उठाएं तो उसके लिए जो f dash x होगा वो 0 नहीं होगा। तब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव एट मोस्ट वन रूट इन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब इस इक्वेशन का fx इज इक्वल टू 0 का ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट हो सकता है इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ये हमें प्रूव करना है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लेट इफ पॉसिबल fx इज इक्वल टू 0 हैव मोर देन, हम मान लेते हैं कि इसका एक से ज्यादा रूट है, मोर देन वन रूट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमने मान लिया, क्योंकि हमने मानना है कि इसके भी एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं तो हम इसके दो डिस्टिंक्ट रूट मान सकते हैं। एंड लेट अल्फा कोमा बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। देयरफॉर f of alpha is equal to f of beta is equal to 0, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा को रूट मान लिया है। now fx being polynomial, भाई fx हमारा पोलिनोमियल है, दिया गया है कि fx is a polynomial is continuous on closed interval alpha comma beta and derivable on ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। देखो भाई जो पोलिनोमियल्स होती हैं वो डेरिवेबल भी होती हैं और कॉन्टिन्यूअस भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन है, fx कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल पे, fx डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल पे, और f ऑफ अल्फा बराबर आ गया f ऑफ बीटा के। तो इसका मतलब thus fx satisfies all the conditions of Rolle's theorem, यानी कि जो fx है वो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो देन hence there exists some c belonging to open interval alpha comma beta such that क्या हो जाएगा, f डैश c जो होगा वो 0 होगा। अब समझिए हुआ क्या, भाई हमारे पास ये क्लोज्ड इंटरवल था a कोमा b,
पहले तो हमने माना कि इन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कहीं दो अल्फा और बीटा ऐसे हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, किस तरह के कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा 0 है। और फिर हमने क्या दिखा दिया कि एक सी है इन अल्फा कोमा बीटा के बीच में कहीं ना कहीं, जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब सी जो है वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका रूट बन गया। लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया था कि एफ डैश एक्स तो कहीं भी 0 नहीं है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, लेकिन सी तो ए और बी के बीच में भी है और इसका रूट भी बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गई, एक कंट्राडिक्शन। सो विच इज ए contradiction to f dash x is not equal to 0 for all x between a and b। इसका मतलब हम पहुंच गए कंट्राडिक्शन पर, और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, hence our supposition is wrong। इसका मतलब जो हम मानकर चले वो गलत था। हम मानकर क्या चले थे कि f(x) इज इक्वल टू 0 के एक से ज्यादा रूट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ therefore f(x) इज इक्वल टू 0 कैन हैव एट मोस्ट 1 रूट इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट इज शो दैट देयर इज नो रियल नंबर k, यानी कि हमें दिखाना है कि ऐसा कोई रियल नंबर k नहीं है, फॉर विच, जिसके लिए द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है x रेज टू द पावर 5 माइनस 45x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का क्या हो, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 2,5। मतलब हमें प्रूव करना है कि ऐसा कोई रियल नंबर k नहीं है जिसके लिए इस इक्वेशन के दो अलग अलग रूट हो इस क्लोज्ड इंटरवल 2,5 के अंदर। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, लेट इफ पॉसिबल, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट इफ पॉसिबल द इक्वेशन x रेज टू द पावर 5 माइनस 45x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज 2 distinct real roots for each k in closed interval 2,5। हमने मान लिया कि हर एक k के लिए, इसने कहा ना कि ऐसा कोई k नहीं है, तो हम कंट्राडिक्शन में मान लेते हैं कि हर एक k के लिए इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं let alpha comma beta be 2 distinct roots of x raised to the power 5 minus 45x plus k is equal to 0। हमने मान लिया इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है, एक है अल्फा और एक है बीटा। Therefore, अब क्योंकि ये अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो ये बनेगा कि अल्फा रेज टू द पावर 5 माइनस 45 अल्फा प्लस k इज इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1, एंड बीटा रेज टू द पावर 5 माइनस 45 बीटा प्लस k इज इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 2। अब हम फंक्शन मान लेते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू, ये हम फंक्शन मान लेते हैं कि x रेज टू द पावर 5 माइनस 45x प्लस k, ये हमने मान लिया f(x). और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा में। सिंस f(x) बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि f(x) कैसा है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। बहुत ही आसान सी बात है भाई, f(x) पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और हम बात करेंगे अल्फा कोमा बीटा इंटरवल के अंदर। आल्सो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 बाय 1 एंड 2। पहले और दूसरे रिलेशन का यूज करके देखिए, यहाँ x की जगह अगर अल्फा पुट करेंगे ये पहले रिलेशन से 0 हो जाएगा और सिमिलरली दूसरे रिलेशन से f ऑफ बीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो f(x) है वो आपकी
रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल के अंदर, और एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों इक्वल आ गए। सो दस एफ एक्स satisfies all the conditions of Rolle's theorem। इसका मतलब जो fx है वो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी? Hence there exists some c belonging to open interval alpha comma beta such that क्या हो जाएगा? f dash c is equal to 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है आपका fx, तो f डैश c 0 होने का मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव करके उसमें c पुट कर दो। नाउ पहले f डैश x निकालो, f डैश x आ गया, देखिए x रेज टू दी पावर 5, इसका डेरिवेटिव हो गया 5x रेज टू दी पावर 4 माइनस 45, ये इसका डेरिवेटिव आ गया f का। सो देयरफॉर f डैश c 0 होने का मतलब क्या है कि 5x की जगह c रख देंगे, c रेज टू दी पावर 4 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन हो गया यानी कि c रेज टू दी पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और c रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू हो गया 9 के, और इसको हम लिख सकते हैं कि जो c स्क्वायर है वो आ गया आपका प्लस माइनस 3 के इक्वल, यानी कि एक बार तो c स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल होगा, एक बार c स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल होगा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3, और यहाँ से तो c की वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इनको हम छोड़ देते हैं। एज अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5, सो इट इम्प्लाइज दैट कि जो क्लोज इंटरवल अल्फा कोमा बीटा होगा वो भी आपका लाई करेगा क्लोज इंटरवल 2,5 के अंदर। अब c आपका हम कह रहे हैं कि इस ओपन इंटरवल में से आ रहा है, तो ये इंटरवल इसके अंदर कंटेंट होगा और ये 2,5 में, तो इसका मतलब देयरफॉर c मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,5, यानी कि जो c है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो हमारा c आया है ये आया है प्लस माइनस रूट 3, और दोनों ही केसेस में ये 2 से छोटा है, बट c डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बार तो कह रहे हैं कि c आपका इस इंटरवल में लाई करेगा, और एक बार कह रहे हैं कि c इस इंटरवल में नहीं बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब हम एक कंट्राडिक्शन पर पहुंच गए। सो दस वी have arrived at a contradiction। इसका मतलब हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच गए, और इस कॉन्ट्राडिक्शन पर हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस द रिजल्ट। इसका मतलब हमने जो सोचा वो गलत था, और हमने क्या सोचा था कि भाई इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं हर एक के लिए, ये हमने सोच लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी के नहीं है जिसके लिए इस इक्वेशन के 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू an इज इक्वल टू 0 वेयर ऑल a0 से लेकर an तक ये सभी रियल नंबर्स हैं, तो हमें प्रूव करना है देन शो दैट कि दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट इन ओपन इंटरवल 0,1। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट fx इज इक्वल टू a0x प्लस a1x स्क्वायर प्लस, समझिए ज़रा, जब हमारा a 0 आया है तो x की पावर 1 हो गई, यानी कि एक पावर 0 प्लस 1, यहाँ 1 आया है तो पावर 2 हो गई, यानी कि 1 प्लस 1 2, और ऐसे ही जब आपका n आएगा तो x की पावर हो जाएगी n प्लस 1। हम इस तरीके से जो है एक फंक्शन मान रहे हैं fx। सिंस fx इज ए polynomial function, so therefore fx is continuous on closed interval। अब हम इंटरवल यहाँ लेंगे 0,1 एंड डेरिवेबल, और डेरिवेबल हम बताएंगे कहाँ? ऑन ओपन इंटरवल 0,1। आल्सो f ऑफ 0 निकालिए, यहाँ x की जगह क्या करिए 0 रख दीजिए,
आप पाएंगे हर जगह 0 आएगा, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। एंड f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 यहाँ x की जगह 1 रखिए, तो ये बन जाएगा a0 प्लस a1 प्लस an, a0 प्लस a1 प्लस अप टू an, और ये हमें किसके इक्वल दिया गया है 0 के यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, दिया गया है हमें। सो देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल आ गया f ऑफ 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो f है वो आपका रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दस fx satisfies all the conditions of Rolle's theorem and hence there exists some c belonging to open interval 0, 1 such that कि जो f डैश c होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। नाउ f डैश x देखिए ज़रा ये क्या बनेगा, यहाँ हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए a0 प्लस 2a1x प्लस, और जो ये लास्ट टर्म है हमारी, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस n प्लस 1 इंटू a रेज टू द पावर n, और x की पावर हो जाएगी n, क्योंकि n प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो n आ जाएगा। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। सो देयरफॉर अब इसमें x की जगह c पुट कर दीजिए, a0 प्लस 2a1c प्लस n प्लस 1 a रेज टू द पावर n c रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आ गया 0 के। इसका मतलब जो c है वो रूट बन गया किसका, इस इक्वेशन का। यहाँ x की जगह c पुट करिए तो आप इसी रिलेशन पर पहुंच जाएंगे। सो देयरफॉर या हेंस c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 1 इज ए रूट ऑफ किसका, इस इक्वेशन का, यानी कि a0 प्लस 2a1x प्लस n प्लस 1 a रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था कि कम से कम इसका जो एक रियल रूट है वो जरूर होगा, एंड हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ fx, gx एंड hx, हमारे पास तीन फंक्शन हैं fx, gx एंड hx, हैव डेरिवेटिव व्हेन a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल a b के अंदर ये तीनों ही फंक्शन डेरिवेबल हैं। दूसरी बात हमें प्रूव करना है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू c, हमें एक c ढूंढना है x की जगह ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट कि जो वो c होगा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये रिलेशन क्या है, f ऑफ a, f ऑफ b, f डैश c, g ऑफ a, g ऑफ b, g डैश c, h ऑफ a, h ऑफ b, h डैश c, और फिर इन सब का डिटर्मिनेंट ये 0 के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट कैपिटल fx, हम एक फंक्शन मान रहे हैं, कैपिटल fx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, समझिए कैसे, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है f ऑफ a एज इट इज लिख लेते हैं, f ऑफ b जो है इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन जो ये f डैश c है इसकी जगह लिख लेते हैं fx। सिमिलरली जो g ऑफ a है इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, g ऑफ b को भी एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा g ऑफ x, और इससे अगली जो थर्ड कॉलम होगा उसमें हम लिख देंगे h ऑफ a, h ऑफ b एंड h ऑफ x। तो इस तरीके से हम जो ये फंक्शन है fx इसको कंसीडर करते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमने माना है डिटर्मिनेंट, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो से तो क्या होगा, मान लीजिए जब fx आएगा तो मल्टीप्लाई होंगे बाकी सारी ऊपर की टर्म्स, और ये सभी क्या है, कांस्टेंट हैं, चाहे f ऑफ a हो चाहे g ऑफ a हो। तो इसका मतलब लिख देते हैं, चलिए, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो वी हैव, क्या आ जाएगा, कैपिटल fx इज इक्वल टू f ऑफ x, और इसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट हैं, तो उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया a। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा g ऑफ x जब दूसरी टर्म से एक्सपेंड करेंगे, और ये बाकी सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, इसको हमने नाम दे दिया b, प्लस जब hx आएगा तो उसके साथ भी एक कांस्टेंट आ जाएगा c।
तो इस तरह से हमने 3 कांस्टेंट माने हैं A, B और C। इनको भले ही लिख भी दीजिए साथ में, वेयर A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट्स। आप ये लिख सकते हैं साथ में ताकि क्लियर रहे। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो हमने फंक्शन माना था fx, इसको हमने दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल f, g एंड h। now as f, g, h are derivable, so therefore अब क्योंकि f भी डेरिवेबल है, g भी डेरिवेबल है, h भी डेरिवेबल है, तो इनका जो सम होगा प्रोडक्ट करके वो भी डेरिवेबल हो जाएगा। therefore कैपिटल fx is derivable in open interval a, b। क्योंकि हम डेरिवेबल की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल में करेंगे, और क्योंकि डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। एंड सिंस डेरिवेबिलिटी implies continuity, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। therefore fx is continuous in क्लोज इंटरवल ए बी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कैपिटल F के ऊपर रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ कैपिटल F ऑफ A, ये वैल्यू देखिए जरा क्या आएगी। यहां अगर हम x की जगह a रख दें तो क्या होगा, f ऑफ A, f ऑफ B, और ये आ जाएगा f ऑफ A, g ऑफ A, g ऑफ B, g ऑफ A, h ऑफ A, h ऑफ B, h ऑफ A। यानी कि पहली और तीसरी जो रो होंगी वो आइडेंटिकल हो जाएंगी, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो f ऑफ A 0 होगा, एंड सिमिलरली कैपिटल F ऑफ B भी क्या आ जाएगा, 0। सो देयरफॉर f ऑफ A इज इक्वल टू आ गया f ऑफ B के। इसका मतलब जो कैपिटल F फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर गया रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को। सो दस कैपिटल Fx सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, hence there exists some c belonging to open interval AB such that कि f dash c जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और ये कैपिटल F होगा यहाँ पर f dash c इज इक्वल टू 0। अब समझिए fx हमारा ये है तो f dash x क्या होगा, इन सब के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ f dash x इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल f dash x प्लस b इंटू g dash x प्लस c इंटू h dash x। और अब क्योंकि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इस फॉर्म में आए थे, और अगर fx को f dash x से रिप्लेस कर दिया, g को g dash से, h को h dash से, तो जब हम दोबारा इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f dash x है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से कंपेयर करते हैं f ऑफ A, f ऑफ B एंड यहाँ आ जाएगा f dash x। ये हो गया g ऑफ A, g ऑफ B एंड g dash x। ये हो गया h ऑफ A, h ऑफ B एंड h dash x। ये आ गया हमारा f dash x। और क्योंकि f dash x जो है वो c के ऊपर 0 है, ये हमने रोल्स थ्योरम में कहा है कि f dash c क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस f dash c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट के अंदर आप कहीं भी x की जगह c रख दीजिए तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट में x की जगह c रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये, therefore f of A, f of B and f dash of C, g of A, g of B, g dash of C, h of A, h of B, h dash of C, this determinant is equal to 0।